थंबनेल और टाइटल देख के आप यहाँ पे आए हो तो रुकना और पूरी क्लास लेना, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरी राजस्थान हिस्ट्री का इस तरह से रिवीजन कोई नहीं करवाएगा बिना किसी बकवास के। तो चलो शुरू करते हैं। जनजातीय आंदोलनों से संबंधित एक क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा मिसमैच पेयर है असुमेलित युग में, कौन सा है। भीमड़ा हत्याकांड दे रखा है 1922 का, मानगढ़ हत्याकांड दे रखा है 1913 का, बगावत दे रखा है 1942, नीम का दाना सम्मेलन दे रखा है 1944। तो आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और बार बार मैं आपसे बोलूँगा नहीं कि आप कमेंट करो या फिर जो भी है। अच्छा, तो बात करते हैं नीमड़ा हत्याकांड की। ये जो हुआ था इसके अंदर क्या है, जो मोतीलाल तेजावत हैं वो अपने आदिवासियों के लिए सम्मेलन कर रहे थे। उस टाइम पे पुलिस की फायरिंग हो जाती है, 1200 से ज़्यादा जो है भील इसके अंदर शहीद हो जाते हैं, भील और आदिवासी। तो ये 1922 की घटना है। डेट अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये 6 मार्च 1922 की घटना है। उसके बाद जो आपका मानगढ़ हत्याकांड है ये 1913 के अंदर होता है। जो स्वामी गोविंद गिरी जो हैं वो जन जागृति के लिए और जो आदिवासी हैं उनके हितों के लिए मानगढ़ में एक सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, संप सभा का आयोजन था। उसके अंदर जो है पुलिस फायरिंग हो जाती है और 1500 से ज़्यादा जो आदिवासी है वो उसके अंदर शहीद हो जाते हैं। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये 1913 के अंदर हुआ था। डेट अगर आपसे कोई पूछ ले तो 17 नवंबर आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बागावत सम्मेलन। बागावत सम्मेलन जो है आपके 1942 नहीं 1946 में हुआ था, और डेट अगर आपसे पूछ ले तो ये 28 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था ये? 28 अक्टूबर को हुआ था। अच्छा, ये किससे संबंधित है? ये जो मीणा जनजाति है उससे संबंधित है। चौकीदार मीणा थे, 26,000 से ज़्यादा ने एक साथ ही जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। और नीम का थाना जो सम्मेलन है, अच्छा ये जो बागवास सम्मेलन है इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था ना। नीम का थाना सम्मेलन है ये 1944 के अंदर ही होता है। और इसके अंदर मुनि मगन सागर जो है वो इसके अध्यक्षता करते हैं। और ये जयराम पेशा कानून और जो आपके जनजाति को एक मीणा जनजाति को जो है ट्राइब जनजाति घोषित कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ जो है ये सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसने असुमेलित पूछा था तो अपना जो सही जवाब है वो बागावास सम्मेलन हो जाएगा, जो कि इसने 1942 का दे रखा था। वास्तव में ये कब हुआ था? 1946 के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1933 के अंदर। क्यों हुई थी ये? जो मीणा जनजाति है उसको आपने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो है उसके लगा दिया था, और जयराम पेशा अधिनियम जो जयपुर रियासत ने लगा दिया था। तो उस वजह से जो है मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था 1933 के अंदर। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र, ये जो आंदोलन था ये किससे संबंधित था? ये पूछा गया है। तो भगत आंदोलन, बिजोली आंदोलन, भील आंदोलन, एक ही आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये जो भगत आंदोलन था ये तो स्वामी गोविंद गिरी कर रहे थे। और बिजोली आंदोलन ये कृषकों का आंदोलन था। और जो भील आंदोलन और एक ही आंदोलन जो था वो आपके मोतीलाल तेजावत जी कर रहे थे। इसके अंदर 21 सूत्रीय जो मांग रखी गई थी, 18 मान ली गई थी, है ना। आगे और डिस्कस कर लेंगे, आगे और क्वेश्चन आएंगे। 1857 की जो क्रांति थी उसके विद्रोह के संबंध में आपको असंगत युग में जो है वो देखना है। आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 को हुआ था क्या? बिठोड़ा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था क्या? या चेलावास का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था क्या? पूछा क्या है? असंगत युग में पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो है आपके बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। जो जोधपुर लीजियन के जो पूर्विया सैनिक थे वो मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे। रास्ते में इनको मिलते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और वो जो है कहते हैं कि चलो अंग्रेजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं फिर दिल्ली भी चल लेंगे। तो ऐसे में होता है बिठोड़ा का युद्ध। जो बिठोड़ा का युद्ध है इसके अंदर जोधपुर रियासत की सेना भी आती है और आपके अंग्रेजों की सेना भी आती है। जो जोधपुर रियासत की जो सेना आती है उसका नेतृत्व तो कर रहा था कुशाल सिंह सिंघवी, और जो आपके अंग्रेजों की सेना आती है उसका नेतृत्व जो कर रहा था वो था कैप्टन हीथकॉट। तो इसके अंदर बुरी तरह से बिठौड़ा के युद्ध के अंदर आपके ये अंग्रेजी सेना और जो जोधपुर की सेना है उसको हरा दिया जाता है।
अगला जो युद्ध होता है वो होता है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। इसको काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इसके अंदर जो है कुशाल सिंह चंपावत होते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों का जो एजीजी था वो खुद ही आता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और साथ में लाता है जोधपुर का जो पीए होता है, मेक मेसन, उसको लेके आता है। मेक मेसन भाई साहब को जो है काट दिया जाता है, उनकी गर्दन जो है, जो आपका आहुआ का किला है उसके ऊपर टांग दी जाती है। ठीक है। ढोल बाजे जी चंग बाजे वो वाला जो गीत है आपने सुना होगा किसी ना किसी से। तो ये थी। तो इसके अंदर देखो ये दोनों डेट्स जो है आपस में एक्सचेंज की हुई है। आहुआ का जो युद्ध होता है वो 20 जनवरी 1858 को होता है। इसके अंदर अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स आता है, और जो कुशाल सिंह चंपावत है वो इसके अंदर हार जाते हैं। 24 जनवरी तक ये युद्ध चलता है, और जो कुशाल सिंह चंपावत है वो अपना राज्य जो है दे जाते हैं अपने भाई पृथ्वी सिंह को। और आगे की जो कहानी है उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन और बनाया है, तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान में तात्या टोपे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा रियासत में आए थे, ये स्टेटमेंट गलत है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को 10 जो घुड़सवारों की सहायता दी थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत हो गया। अब जो ये सीकर के अंदर क्या है, तात्या टोपे जी फंस जाते हैं, तो सरदार सिंह जो है उनको 10 घुड़सवारों की सहायता देते हैं। तो असत्य कथन पूछा था इसने, तो असत्य कथन कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। ये बांसवाड़ा में आए थे, लेकिन पहले भीलवाड़ा में आए थे, मांडलगढ़ के रास्ते आए थे, आपने पढ़ा होगा ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित किन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है देवली, खेरवाड़ा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा ब्यावर, नसीराबाद, नीमच। इसका जो सही जवाब है वो है खेरवाड़ा ब्यावर। अच्छा, ये छः की छः आपको जो सैनिक छावनियाँ है वो याद है क्या? छः जो सैनिक छावनियाँ थी वो कौन कौन सी थी? वो थी आपके नसीराबाद, नीमच, इसके अलावा आपके जो देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, है ना। और इसके अलावा आपकी एरिनपुरा एक और जो इसमें लिखी हुई नहीं है, एरिनपुरा भी थी। तो ऐसे छः ये आपके छावनियाँ थी। इनमें से खेरवाड़ा और ब्यावर जो है इन्होंने भाग नहीं लिया था। सबसे पहले क्रांति कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद के अंदर 28 मई को हुई थी। इसके बाद में आपके 3 जून को एरिनपुरा के अंदर हो गई थी। और 3 जून को आपके नीमच के अंदर हुई थी। और जो आपकी एरिनपुरा है इसके अंदर हुई थी आपकी 21 अगस्त को। ऐतिहासिक पुस्तक रोल ऑफ राजस्थान इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर, नाथूराम खड़गावत, आईटी प्रिजार्ड। जो वीडी सावरकर है इनकी जो बुक थी उनका उसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और नाथूराम खड़गावत जी ने जो बुक लिखी थी वो थी रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। आईटी प्रिचार्ड ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था म्यूटिनीज इन राजपुताना। ठीक है, तो आईटी प्रिचार्ड हो गए। तो इसका जो सही जवाब है वो सेकंड। मध्यकाल में राजस्थान की अच्छा, राजा की अनुपस्थिति में राज्य का प्रशासन कौन संभालता था? प्रधान, दीवान, खानसामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रधान होता था वो तो क्या है, इसको अलग अलग, अच्छा एक क्वेश्चन और है उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। जो प्रशासन संभालने का काम करता था वो कौन करता था? दीवान करता था। ये अपने जो वित्त और राजस्व के मामले देखा करता था, है ना, हाकिमों की नियुक्ति किया करता था। खानसामा जो है वो आपके जो राजमहल के खाने पीने की और जो जरूरी चीज़ें थी, है ना, कारखाने वगैरह, उनका प्रबंधन, ये सब काम ये किया करता था। और जो प्रधान था वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और जो राज्य के बाकी काम जो थे वो देखा करता था। ठीक है, सेना वेना के वो। आगे है मध्यकालीन राजस्थान के राजस्व के अंदर ये असंगत युग में देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। डोरी मापी गई भूमि के आधार पर राजस्व, घूघरी उत्पादन के आधार पर राजस्व, मुकाता खड़ी फसलों के आधार पर अनुमानित हिस्सा, बिगोड़ी वाणिज्यिक फसलों के पर जो प्रति बीघा राजस्व है वो लिया जाता है, ऐसा इसने बताया है। तो डोरी तो क्या है, जैसे आपके ये खेत है, इसमें ये डोरी डाली और ऐसे कह दिया ये वाला जो हिस्सा है ये आपके राजस्व लिया जाएगा। तो मापी गई भूमि के आधार पर, है ना, डोरी से नाप लिया।
घुघरी जो था वो ऐसा था, जैसे अकाल पड़ गया तो राजा ने कुछ बीज जो है, सामंत ने या राजा ने बीज दे दिया, और जब फसल का उत्पादन हुआ तो उस टाइम पे वापस से उतना ही ले लिया वापस, तो वो कहलाती थी घुघरी। फिर आता है मुकाता। मुकाता क्या होता है? मुकाता का मतलब है कि आपने फिक्स कर लिया पहले से कि भाई ये इतनी ज़मीन है, इसकी आपको 2 क्विंटल जो है आपको देना पड़ेगा लगान। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाता था, वो था मुकाता। तो अब इसके अंदर तो क्या लिखा हुआ है, खड़ी फसलों के आधार पर अनुमानित हिस्सा। ऐसा कुछ सुना हुआ है क्या? जो लाटा कुंता व्यवस्था हुआ करती थी, लाटा और कुंता, जो आपके लाटा होती थी उसके अंदर तो क्या है कि आपके जो फसल को काट के आपने जो बना लिया है, जो पैदावार जो आपने प्राप्त की है, वो तो होती थी, उसमें से आपके अनुमान से एक बता दिया जाता था कि इतना हिस्सा जो है राजस्व का है। और जो खड़ी फसल है उसी के अंदर खेत में आके बता दिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो किसान का है, और ये वाला रेवेन्यू का है, ये अपने सामंत जो है वो लेके जाएगा। तो ये वाली होती थी आपके कुंता। तो लाता तो आपके उत्पादित फसल के ऊपर, और कुंता जो थी वो आपके खड़ी फसल के ऊपर लिया जाता था। ठीक है, बिगोड़ी, इसमें बीघा लिखा हुआ है तो सीधा कि प्रति बीघा के हिसाब से फिक्स कर दिया कि इतनी बीघा क्या इतना देना है। आज के टाइम पे बताते हैं ना, इजारे में बताते हैं, है ना, कहीं इजारा बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, फिर निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन से निमीय हत्याकांड के अंदर शामिल थे? विष्णुदत्त, मोतीचंद, माणिकचंद, अर्जुनलाल सेठी। तो पहले तो निमेज हत्याकांड क्या था? इसके अंदर क्या हुआ था कि जो एक संत थे भगवान दास, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है कि इनके पास हो सकता है पैसे वैसे हो, और क्रांतिकारियों को तो पैसे चाहिए गोली बारूद वगैरह खरीदने के लिए, तो ऐसे में इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके अंदर कौन कौन शामिल थे? उसके अंदर काफ़ी लोग थे, ये चारों तो थे ही, विष्णुदत्त, मोतीचंद, माणिकचंद, अर्जुनलाल सेठी। इसके अलावा एक और चंद आप याद रखो, जयचंद। मैं लिखता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि टाइम लगता है माउस से लिखने में। चलो, तो जयचंद, तो तीन तो ये हो गए, एक विष्णुदत्त हो गया, एक हो गया अर्जुनलाल सेठी। इसके अलावा एक जो नाम है वो तो कोई भूल ही नहीं सकता राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने वाला, जोरावर सिंह बारहट, है ना, ये तो बारहट फैमिली से था। तो ये जो 7 लोग थे वो निमेज हत्याकांड के अंदर शामिल थे। अब इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर आपके जो मोतीचंद थे इनको तो दे दी गई फांसी, और जो विष्णुदत्त है इनको दे दी गई आपके आजीवन कारावास, और जो अर्जुनलाल सेठी थे उनको वेलूर जेल में भेजा गया। वेलूर जेल कहाँ पे है? मद्रास में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डेविड ऑक्ट्रलोनी राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। अब्राहम लोकेट राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट थे। 1845 में आबू को एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था। 1862 में अजमेर और आबू दोनों स्थानों पर एजीजी मुख्यालय की व्यवस्था की गई थी। देखो, एग्जामिनर इस तरह से आपके साथ खेलेगा। ये जो डेविड ऑक्ट्रलोनी थे, ये दिल्ली के अंदर इनको अपने राजस्थान के लिए प्रथम रेजिडेंट बनाया गया था, है ना। प्रथम रेजिडेंट क्या, इसके लिए एक अलग ही पद था जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, उसका नाम अलग सा था। अ, बता दूंगा, याद आएगा तब इसी क्लास में। अच्छा, जो पहले एजीजी बने थे वो बने थे अब्राहम लोकेट, और आपके 1845 के अंदर आबू के अंदर लेके गए थे। 1832 में जो है आपके अजमेर के अंदर एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था, गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से गर्मी के टाइम में जो है आबू के अंदर पहुंचाया गया ये इसका मुख्यालय, और गर्मी के टाइम पे अजमेर पे ही रहता था। ये 1845 की बात है, और 1862 इसने गलत लिख रखा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1845। आगे बढ़ते हैं। कुशाल सिंह चंपावत के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। आधी सी बातें तो हम करके आए थे, जो बची हुई बातें हैं वो यहाँ पे कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान कोठारिया जो राजसमंद के केसरी सिंह और सलूम्बर के जोत सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। अंग्रेजों ने कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया था। कुशाल सिंह चंपावत 8 अगस्त 1859 को नीमच में आत्मसमर्पण करते हैं। तो इनमें से कौन से कथन जो है असत्य है, ऐसा इसने पूछा है। ठीक है, तो पहला जो कथन है उसके अंदर क्या गड़बड़ है? ये जो केसरी सिंह जी थे ये तो थे सलूम्बर के, और आपके जो ये कोठारिया राजसमंद के थे वो जोध सिंह थे, है ना। तो सलूम्बर से केसरी सिंह थे, और जोध सिंह कहाँ थे? कोठारिया राजसमंद से। ठीक है, सलूम्बर मेवाड़ में है,
आपको पता ही होगा, प्रथम श्रेणी का ठिकाना और सबसे इम्पोर्टेंट ठिकाना। अच्छा, टेलर कमीशन बनाया गया था जिसने कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी किया था कि भाई ये दोषी नहीं है। ये जो लड़ाई थी कुशाल सिंह चंपावत की तो जोधपुर रियासत से थी, तो आप अंग्रेज बीच में पड़े थे, तो भले मारा होगा मैकमेसन को, लेकिन बाइज्जत बरी। और जो ये स्टेटमेंट है ये भी गलत है कि इन्होंने आत्मसमर्पण 1860 में किया था, 1859 में नहीं किया था। कब किया था? 1860 में किया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरशाही रेख व्यवस्था 3 अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा था। मेवाड़ का कौन-सा वो शासक था, आपसे पूछा गया। तो अमर सिंह में नाम अमर सिंह पहला ये तो हो नहीं सकता, ये प्रतापी शासक था। महाराणा प्रताप के पुत्र थे और ये लड़ाकू थे, सेनापति थे, तो ये जागीरदारी वगैरह में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना। और वापस जो है अपनी जो रियासत की भूमि थी, अपना जो क्षेत्र था उसको ये ले रहे थे। और फिर उसके बाद में इनके बेटे ने जो है समझौता कर ही लिया था मुगलों के साथ, तो इसलिए इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। राज सिंह भी नहीं थे, अमर सिंह जो है सेकंड, इन्होंने जो है ये चलाई थी। इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें थी, एक तो पट्टा रेख और एक आपकी भरतू रेख। पट्टा रेख क्या थी कि जैसे स्टेट ने जो है डिसाइड कर दिया, राज्य ने बता दिया कि ये वाली ज़मीन सामंत को दी जा रही है और सामंत जो है मेरे को जैसे 30,000 रुपये देगा, ठीक है, राजस्व के रूप में। अब ये तो हो गई पट्टा रेख, लेकिन जैसे उत्पादन तो अपने राजस्थान में तो वैसे ही अनिश्चित होता है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो ऐसे में जो फाइनली दिया जाता था, जैसे सामंत ने 22,000 रुपये ही टैक्स के जमा करवाए, तो पट्टा रेख तो कितनी थी? 30, और भर्तू रेख कितनी हो गई? 22। जो एक्चुअल में जो जमा की जा रही है उसको कहते थे भर्तू रेख। ठीक है, समझ में आ गया अमरशाही रेख। और ये बाकी फिर हम और देख लेंगे। मध्यकालीन राजस्थान के न्यायिक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य कथन को चुनो। ठीक है, ऐसे फास्ट पढ़ना होता है क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं, आपके लिए जो है यही है। मध्यकालीन राजस्थान के न्यायिक प्रशासन के बारे में सवाल है, असत्य पूछा है, उसको अंडरलाइन करो, गोले में मार्क करो, आगे बढ़ो। खालसा क्षेत्र में हाकिम न्याय का अधिकारी होता था। न्याय सामाजिक और जातीय स्थिति के आधार पर दिया जाता था। मुकदमे और गवाहों के लिखित रिकॉर्ड रखे जाते थे। दंड जो है अत्यधिक सरल, न्याय सस्ता और त्वरित था। तो देखो, रिकॉर्ड उस टाइम पे रखना संभव था क्या, है ना। अगर नहीं पता तो भी ये आंसर आप टिक कर सकते हो। खानसा वाला जो क्षेत्र था वो उसमें हाकिम जो, मतलब जो जैसे आज के कलेक्टर वैसे हाकिम जो है नियुक्त करते थे। और कौन करते थे? प्रधान जो है वो, प्रधान क्या, सॉरी, दीवान, है ना। दीवान को कुछ जगह पे प्रधान भी बोलते थे। जो दीवान है वो हाकिम की नियुक्ति किया करते थे। न्याय सामाजिक और जातीय स्थिति के आधार पर दिया जाता था। तो बिल्कुल जो अच्छा, ये आंसर थोड़ी है, इसको ग्रीन से क्यों करना। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो ब्राह्मण जाति और जो राजपूत जाति के लोग थे उनके लिए दंड जो है वो थोड़े सरल थे, बाकी अदर कास्ट के लिए थोड़े से जटिल थे, कठोर थे, मतलब, है ना। दंड बहुत सरल थे और न्याय सस्ता था। बहुत ज़्यादा खर्चा तो होता ही नहीं था ना, बार बार चक्कर काटना नहीं पड़ता था, इसलिए त्वरित था। इंस्टेंट जो है न्याय मिल जाता था। प्रधान, और ये जो मैं बता रहा था कि किसको प्रधान कहाँ क्या क्या बोलते हैं, है ना। तो प्रधान के अलग अलग नाम है, फौजदार, मुख्तियार, मुसाहिब, और ये जो रियासतें दिए हैं इनसे मैच करना है। तो फौजदार तो कोटा और बूंदी में बोला जाता था, तो ऐसे ऑप्शन दो हैं। मुख्तियार जो है बीकानेर और भरतपुर में बोले जाते थे, तो ये लो, एक और दो, एक और दो, पहला ही आ गया। अच्छा, दो ही ऑप्शन थे, तो ये हो गया। मुजाहिब जो है जयपुर के अंदर बोलते थे, और बाकी जितने भी क्षेत्र थे, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, है ना, यहाँ सब क्या बोलते थे? प्रधान बोला करते थे। आगे चलते हैं। राजस्थान में विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं में विचार करते हैं। तो हवाला भूमि की देखरेख हवलदार द्वारा की जाती थी। खालसा भूमिका पर राज्य का सीधा नियंत्रण होता था। इसका प्रबंधन प्रधान के द्वारा किया जाता था। राजा द्वारा मंदिर, मस्जिद, दरगाह आदि को शासन जागीर दी जाती थी। तो हवाला भूमि पूछा गया इसने, असत्य कथन। हवाला भूमि की देखरेख कौन करता था? हवलदार करता था, नाम से पता लग रहा है। और राजा जो है मंदिर वगैरह को जो जमीन देता था, इसको शासन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट, आधा स्टेटमेंट है, ये सही है कि खालसा भूमि का सीधा नियंत्रण किसके पास होता था? प्रधान के, ये जो आपके राजा के पास, राज्य के पास होता था। और नियंत्रण जो है प्रधान के पास ना होकर किसके पास होता था? राजा के पास होता था। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे क्या है, इसका आंसर क्या है, ये वाला गलत स्टेटमेंट है, गलत इसने पूछा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। मध्यकाल में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? दीवान वित्त और राजस्व मामलों में राजा को सलाह देता था। सिकदार शहर का प्रशासनिक प्रमुख होता था। वकील राज्य में सामंत का प्रतिनिधि होता। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या है, सही है। दीवान जो है वित्त और राजस्व के मामले में राजा को सलाह देता था। सिकदार जो है प्रशासनिक प्रमुख होता था। वकील जो है सामंत का प्रतिनिधि होता था। वकील आज भी प्रतिनिधि होता है ना, केस लड़ता है किसी ना किसी की तरफ से। आगे जो है मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व निर्धारण प्रणाली पर विचार करते हैं। और अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, ये रिपीट हो गया भाई गलती से मेरे से। इससे आगे वाला भी रिपीट है। हाँ, ये जो 21वां है वो है 1939 में शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है पंडित नरोत्तम लाल जोशी। ये जकात आंदोलन हुआ क्यों था? जैसे ये सीमा पार कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हो या फिर कोई भी व्यापार हो तो उसके अंदर जो टैक्स लगाया करता था, तो उस चक्कर में जो है ये जकात आंदोलन हुआ था। जकात का मतलब भी क्या है, ये एक टैक्स का नाम था। जो सीमा पार जो आपका टैक्स लगता था उसी को क्या बोलते थे, जकात। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अगला जो है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों के पुलिस अधीक्षक प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना किसने बनाई थी अपने साथियों के साथ मिलकर? तो ये थे आपके ज्वाला प्रसाद शर्मा। और इनके अपने जो साथी हैं उनको लेके ये गए। जो एसपी थे अजमेर के प्राणनाथ डोगरा, इनको मारने के लिए गए। लेकिन ये तो मरे नहीं, इंस्पेक्टर काम में आ गए जिनका नाम था सलीमुद्दीन। ठीक है, तो वो मारे गए। फिर इनको ज्वाला प्रसाद शर्मा को पकड़ भी लिया गया था और कठोर कारावास का दंड दिया गया था। अगला है, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षा बनी 1944 में। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली राजस्थानी महिला। तो पद्म विभूषण से पहली राजस्थानी महिला कौन सम्मानित हुई थी? जानकी देवी बजाज। और जो जमनालाल बजाज जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल जो 1931 के अंदर आपके कपूरी चंद पाटनी ने बनाया, और बाद में इन्होंने जो है जमनालाल बजाज ने उसका पुनर्गठन किया था। और फिर 1944 के अंदर जो है जानकी देवी बजाज जो है जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में स्टेटमेंट है? जानकी देवी बजाज के बारे में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किस क्रांतिकारी की हत्या के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था? तो एक बहुत ही शानदार अपने क्रांतिकारी में सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर रियासत से थे। इनकी जो है जेल के अंदर काफ़ी प्रताड़ना के साथ जो है मृत्यु हुई थी। इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था, है ना। तो उसके लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग जो है उसका गठन किया गया था। अच्छा, अगर आपसे डेट पूछ ले तो 4 अप्रैल 1946 की बात है। जो ये गोपाल सॉरी सागरमल गोपा जी जो थे, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, जैसे जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, है ना। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है स्टार्ट में ही, तो वो आप जाके देख सकते हो, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के भामाशाह के रूप में किसने भागीदारी निभाई? तो पहला जो ऑप्शन है आपके दामोदर दास राठी, दूसरा नरसिंह दास अग्रवाल, घीसूलाल जाडोदिया, ठीक है, जाजोदिया। तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो ये सारे ही जो हैं भामाशाह के रूप में काम किए थे। जो दामोदर दास राठी थे, ये तो ब्यावर के अंदर बहुत अच्छे उद्योगपति थे। इन्होंने अपने इंडिया के अंदर जो है क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो थे रासबिहारी बोस। और राजस्थान के अंदर राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को भेजा था बाद में आपके जो रासबिहारी बोस थे उन्होंने। तो इन सबको क्या है, ये दामोदर दास राठी जी जो थे ये खूब सहायता कर रहे थे। नरसिंह दास अग्रवाल जो है, इन्होंने भी बहुत सहायता की। घीसूलाल जाजोदिया है, ये नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इन्होंने काफ़ी सहायता की थी। तो ये सारे के सारे ही थे। आगे है, कुछ अखबारों के बारे में बातें आ गई। वैज्ञानिक बालक, संग्राम, रियासती, प्रचार। अब ये नाम दे रखे हैं कि कौन सा सुमेलित है कौन सा असुमेलित है। असुमेलित वाला पूछा है। तो वैज्ञानिक बालक जो है वो सूरज प्रकाश पापा ने ही प्रकाशित किया था। संग्राम भूपेंद्र त्रिवेदी ने, सुमने जोशी ने रियासती, और प्रचार है वो जगन्नाथ दास ने नहीं, जबकि ये प्रियतम कामदार ने किया था। तो आप ध्यान रखना, प्रचार का आगे फिर से आएगा एक क्वेश्चन। और जो अगर जगन्नाथ का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भरतपुर से वेबर नाव से एक जो समाचार पत्र है वो जगन्नाथ जी द्वारा प्रकाशित या संपादित किया जाता था।
किस अखबार ने युवाओं विधवाओं के विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित किए? लोकवाणी, त्याग भूमि, आर्य मार्तंड और सर्वहित। तो आपको पता होगा आर्य मार्तंड जो न्यूज़पेपर था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और पंडित रामसाई शर्मा जी जो थे वो ये प्रकाशित करते थे, और वो जो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन की व्यवस्था देते थे। और जो आपके यदि लोकवाणी के बारे में आपको कुछ जानना हो तो ये अपने जो DS तिवारी जी जो थे, RPSC के सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहने वाले, उन्होंने 1943 में जयपुर से प्रकाशित किया था। त्याग भूमि जो है अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय ने, है ना। और जो सर्वहित है वो पंडित कन्हैयालाल ढूंढ, इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके साथ गोपाल दास और थे। राजस्थान के समाचार पत्रों के संदर्भ में सही जो क्रोनोलॉजी है वो आपको बतानी है। तो ये क्रोनोलॉजी जो पहले ऑप्शन है नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान, नवज्योति और लोकवाणी जो है ये बिल्कुल सही है। नवीन राजस्थान जो है 1922 के अंदर राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, यंग राजस्थान जो है ब्यावर से रामनारायण चौधरी के द्वारा 1929 में, और जो नवज्योति है ये अजमेर से रामनारायण चौधरी और जो दुर्गा प्रसाद चौधरी है उन्होंने स्टार्ट किया था। और जो लोकवाणी है वो 1943 में, अभी मैंने आपको बताया है, जयपुर से आपके DS तिवारी, देवी शंकर तिवारी जी जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन है, कुछ सुमेलित करना है। राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट गजट और राजपूताना हेराल्ड और राजस्थान समाचार। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है कि जो राजपूताना अखबार है वो तो आपके लेके आए थे कन्हैया लाल जी, और दूसरा है आपका राजपूताना गजट। गजट लेके आए थे आपके मौलवी मुराद अली बीमार। और जो राजपूताना हेराल्ड है वो लेके आए थे आपके हनुमान सिंह। ये दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार। हेराल्ड जो है वो कौन लेके आए थे? हनुमान सिंह लेके आए थे। ठीक है, बचा राजस्थान समाचार। ये कौन लेके आए थे अपने? ये लेके आए थे राजस्थान समाचार मुंशी समर्दान चारा। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लेना, इन पे फिर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राजपूताना जो है इसके नाम से 3 ये अखबार थे, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ये कंफ्यूज करता है। तो राजपूताना अखबार, और ये रटना ही पड़ेगा, है ना, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है। राजपूताना अखबार जो है कन्हैयालाल जी लेके आए थे। राजपूताना गजट जो है मौलवी मुराद अली बीमार लाए थे। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह, और राजस्थान समाचार मुंशी समर्दान चारण जी जो थे वो लेके आए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विचार करना है समाचार पत्रों पर। त्याग भूमि, प्रचार, राजस्थान हेराल्ड, नवज्योति, ये प्रकाशन जो है अजमेर से किन किन का हुआ करता था, ये वाला आपको बताना है। तो देखो, एक दो तीन इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं आजकल। पहले UPSC फॉलो करती थी, आजकल जो है RPSC भी इसको फॉलो कर रही है, और धीरे धीरे RSSM भी इस पर आ जाएगी। तो आप चकित मत होना यदि CET में आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए, आप तो तैयार होके जाना। जो त्याग भूमि है इसका प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 के अंदर किया था। कहाँ से? अपने अजमेर से। ये बात मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। प्रचार की हमने अभी बात की थी, किसने किया था? जो प्रियतम कामदार है उन्होंने अजमेर से किया था। राजस्थान हेराल्ड जो है उसका प्रकाशन जो है वो कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। अभी मैंने बताया था किसने किया था, हनुमान सिंह जी ने किया था। और जो नवज्योति है उसके बारे में जो बात है वो ये है कि जो नामनारायण चौधरी और दुर्गा प्रसाद चौधरी जो मैंने अभी बताया, और ये भी कहाँ से स्टार्ट होता है? अजमेर से स्टार्ट होता है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है इसमें सही है। किस समाचार पत्र ने बूंदी का किसान आंदोलन और अलवर का जो नीमू चना हत्याकांड है उसकी तथ्यात्मक सामग्री जो है वो प्रकाशित की थी? तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, यंग राजस्थान, प्रजा सेवक। तो जो ये तरुण राजस्थान था, पहला जो ऑप्शन है तरुण राजस्थान, राजस्थान सेवा संघ ने ब्यावर से प्रकाशित किया था। और जो 14 मई 1925 को जो अलवर रियासत के अंदर आपने जो निमोचना हत्याकांड हुआ था उसकी, और जो आपके बूंदी की किसान आंदोलन की है जो फोटोज वगैरह के साथ सामग्री प्रकाशित की थी। ठीक है, आगे है, कौन सा संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था? अभिनव भारत जो है VD सावरकर चला रहे थे। और जो अपने राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अपने वीर भारत सभा जो है
वो चल रही थी इसकी ब्रांच के रूप में। तो इसके जो, अगर आपको इससे जुड़े हुए लोग पूछ लेते हैं तो आपको केसरी सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खरवा, अर्जुन लाल सेट्टी और विजय सिंह पति का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडी सावरकर की हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास में और चर्चा कर लेंगे। परोपकारिणी सभा, इससे हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, साल में 2-4 क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ये जो है आपके दयानंद सरस्वती से ये जुड़े हुए हैं, तो दयानंद सरस्वती जी से क्वेश्चन आने ही हैं, स्वाभाविक है। तो क्या इसकी स्थापना 27 फरवरी 1883 को अजमेर से की गई थी? क्या महाराणा सज्जन सिंह को इसका प्रथम सभापति बनाया गया था? दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले में थोड़ी सी गड़बड़ है, अजमेर नहीं उदयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। फिर इसका कार्यालय जो है अजमेर में लेके गए थे, फिर इनकी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो पूछा गया है असत्य कथन। असत्य कौन सा है? ए असत्य है, तो पहला असत्य। आर्य समाज को राजनीतिक संस्था की संज्ञा किसने दी थी? तो आर्य जो समाज है इसको एक बुक लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल ने, उसके अंदर उसका जो नाम था इंडियन अनरेस्ट, उसके अंदर बताया था भारत में अशांति का जनक आर्य समाज को, और अपने जो बाल गंगाधर तिलक है उनको बताया था, तो उसके के अंदर बताया था इसको राजनीतिक संस्था। तो वैलेंटाइन सिरोल इसका सही जवाब है। आगे जो क्वेश्चन है अपना, संगठनों पर विचार करना है और क्या बताना है, स्थापना राजस्थान के बार किस किस की हुई थी। तो देखो इसके अंदर आपके राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूत हितकारिणी सभा, राजस्थान सेवा संघ, सर्व हितकारिणी सभा दिया हुआ है। राजपूताना मध्य भारत सभा जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो कहाँ पे हुई थी? चांदनी चौक दिल्ली में, तो ये तो बाहर हो गया। फिर आपके राजस्थान सेवा संघ इसकी हुई थी अपने अजमेर में, है ना। और जो सर्व हितकारिणी सभा है इसकी हुई थी चूरू में। और राजपूत हितकारिणी जो, अच्छा राजपूत हितकारिणी सभा ये वाली हुई थी अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ छूट गया। राजस्थान सेवा संघ का जो है वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। तो कितने हो गए? एक तो ये दिल्ली वाला हो गया, एक ये वर्धा वाला हो गया, दो हो गए। तो दो वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इनके बारे में फिर और बात कर लेंगे अभी। ये इनको मिलाने का काम करना है भाई। प्रताप सभा, खांडलाई आश्रम, महिला मंडल उदयपुर और महिला शिक्षा सदन, और बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, दयाशंकर श्रोत्रिय और हरिभाऊ उपाध्याय आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में हो सकता है मैं आगे चला गया हूँ फिर वापस आया, मेरे को याद नहीं कहाँ तक चला गया था मैं। हाँ, तो बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। प्रताप सभा जो है इसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी, और ये महाराणा प्रताप के आदर्शों के बारे में बताते थे। खांडलाई आश्रम जो है माणिकलाल वर्मा ने, जो वागड़ क्षेत्र के भील आदिवासी थे उनको शिक्षा देने के लिए। महिला मंडल का जो है दयाशंकर श्रोत्रिय जो थे उन्होंने की थी महिला शिक्षा के लिए। महिला शिक्षा सदन हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम बिरला ने किसे हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया था? तो इसके अंदर आपके ऑप्शन है चांदकर्ण शारदा, मगनलाल बिलू, माणिक्यलाल वर्मा, हरविलास शारदा। तो हरिजन सेवा संघ जो है वो बनाया किसने था? ये बनाया था आपके महात्मा गांधी ने, और इसके जो नेशनल प्रेसिडेंट थे वो जो थे घनश्याम दास बिरला थे। और जो अपने राजस्थान के जो राजपूताना शाखा बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए थे हरविलास शारदा को, ये घनश्याम बिरला जी ने बनाया था। और जो मंत्री बने थे वो बने थे अपने राम नारायण चौधरी। और हरविलास शारदा के बारे में यदि आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो ये जो 1929 के अंदर जो बाल विवाह अधिनियम जो है ना, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो आया था, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाने जाता है, उसको इनकी वजह से ही वो पारित हुआ था। और जो इनके भाई चांदकर्ण शारदा है, एक वो थी अपनी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, उसकी जो पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर के अंदर, उसकी अध्यक्षता की थी चांदकर्ण शारदा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश हितैषणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य विकल्प का चयन करो। तो सत्य देखना है भाई, क्या देखना है? सत्य। इसका गठन महाराणा फतेह सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में किया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य विवाह संबंधित सामाजिक समस्याओं का सुलझाना था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो महाराणा फतेह सिंह जी थे ये इसके अंदर नहीं थे, उदयपुर के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी। तो कौन थे? जो मेवाड़ के उस टाइम पे महाराणा थे वो थे सज्जन सिंह।
तो यदि यहाँ पे सज्जन सिंह लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन बी सही है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस विशिष्ट स्थान पर की गई थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, गिरधरपुरा, बेरीसाल, भैरूकुंड, मंडावरी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में। 1917 के अंदर जो हरियाली अमावस्या का एक दिन था, उस दिन बेरीसाल गांव में विजय सिंह पथिक ने जो है वहाँ के लोगों के साथ ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया, और जो पहले अध्यक्ष हैं वो यहाँ के जो सरपंच थे मन्ना पटेल, उनको बनाया गया। और विजय सिंह पथिक के बारे में और थोड़ी सी बातें यहीं पे कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसका द्वितीय चरण के अंदर इन्होंने ये ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था इसके लिए। और आपके जो इन्होंने ही विजय सिंह पथिक जी ने ही ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया था, और ऊपरमाल का डंका नाम से एक जो है पत्र भी पर्चा जी है वो इन्होंने प्रकाशित किया था। उसके अलावा जो गिरधरपुरा है इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो है गंगाराम धाकड़ के पिता की जो मृत्यु है उस टाइम पे 1893 के अंदर हुई थी। और आपके जो भैरूकुंड यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये 1921 के अंदर जो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत जो है मैनाल के भैरूकुंड से होती है, तो वहाँ से ऑप्शन उठा के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेरी साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेगू से आ गया। बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और असत्य को छांटो। बेगू मारवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन के प्रमुख केंद्र मेनाल, चांदखेड़ी, मंडावरी थे। क्या पूछा है, असत्य पूछा है। तो पहली बात, आपको असत्य लग रही है क्या? मारवाड़ की जगह क्या होना चाहिए था, मेवाड़ होना चाहिए था। और प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, थर्ड जो श्रेणी थी, ग्रेड, वो तो मेवाड़ में थी, है ना। तो ऐसे ये गलत हो जाता है। फिर दूसरा जो है, इसके अंदर धाकड़ जाति के किसान तो इसमें भी थे, है ना। और जो मेवाड़ के आंदोलन में उसमें जाट ही किसान थे, है ना, उधर जाट ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये आंदोलन अभी मैंने बताया कि गिरधरपुरा से स्टार्ट नहीं हुआ। गिरधरपुरा से कौन सा हुआ था, बिजोलिया हुआ था। ये तो कहाँ से हुआ था, आपके भैरूकुंड से, है ना। मैनाल का जो भीलवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है भैरूकुंड, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र हैं मैनाल, चांदगढ़ी और मंडावरी थे। तो गलत कौन कौन से हो गए, ए और बी, पहला ही ऑप्शन। निमुचना आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। किसानों ने प्रतापनामा पर्चा प्रकाशित किया था। आपके यंग इंडिया समाचार पत्र में गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को दोहरी ढाईसाई कहा था। रियासत समाचार पत्र ने निमुचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। तो कौन सा सत्य है इसके अंदर भैया, ये प्रताप को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये था पुकार। क्या था ये, पुकार नाम का एक पर्चा प्रकाशित किया था। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ होता तो ये भी सही हो जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। निमुचना किसान आंदोलन के बारे में और कुछ अगर बातें करें तो 1924 के अंदर जो वहाँ अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने क्या एक साथ ही टैक्स बढ़ा दिया 40% से ज़्यादा। और उसके अलावा चराई कर लगा दिया। और जो जंगली सुअर हैं उनका शिकार ये किया करते थे, तो वो खेतों में आते थे, फसलों का नुकसान करते थे। उन सब के कारण क्या है, निमुचना जो किसान आंदोलन है वो स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो नेताओं की बात करें तो माधो सिंह थे, गोविंद सिंह थे, गंगा सिंह थे, और अमर सिंह थे। ठीक है। तो मग्गा से आप याद रख सकते हो, अलवर के अंदर मग्गा, MGGA, है ना। तो आपके माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। ठीक है। और कोई ट्रिक ट्रिक भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अच्छा, लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में किस आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? मेयो किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन? तो ये शेखावटी किसान आंदोलन जो है उसकी जो खबरें हैं वहाँ पे प्रकाशित हुई थी। और ये तो काफ़ी फेमस था, इसकी चर्चा वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके अंदर भी होती है। उसके अंदर और अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो है स्टार्ट कब हुआ था, 1922 के अंदर
स्टार्ट हुआ था, और इसके जो नेता थे या फिर नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी, है ना। रामनारायण चौधरी और हरि जो आपके ब्रह्मचारी, ये थे इनके लीडर। और इनके साथ जो है ठाकुर देसराज और सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, ऐसे भी कुछ नेता थे। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक कटरा थल सम्मेलन हुआ था। कटरा थल सम्मेलन जो है 25 अप्रैल 1934 को होता, और इसके अंदर जो सिहोट का सामंत था वो सोतिया के पास की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। इसमें किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 से अधिक महिलाएं जो है एकत्रित होती है, और वहाँ पे जो मुख्य वक्ता थी वो उत्मा देवी थी। उसके अलावा एक कुदन हत्याकांड भी होता है जो इसी से रिलेटेड है। 25 अप्रैल 1935 के अंदर एक दापी देवी वृद्ध महिला होती है, वो मना कर देती है कि भाई आप टैक्स वगैरह मत दो। तो ऐसे में कैप्टन वेब ने गोलियां चला दी। इसके अंदर चेताराम, तुलछाराम, टिकुराम और आसाराम जी शहीद हो जाते हैं। तो इस हत्याकांड की गूंज भी जो है आपके हाउस ऑफ कॉमन्स तक जाती है। इसके अलावा एक जयसिंहपुरा कांड भी हुआ था 21 जून 1934 में। वो राजस्थान का पहला किसान हत्याकांड था जिसके अंदर दोषी ठाकुर ईश्वरी सिंह को अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी। अब आ जाता है आपका डाबी हत्याकांड का कौन सा कथन असत्य है। 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने किसान सभा पर फायरिंग कर दी। इस दौरान नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे, और नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने पंचेड़ा गीत गाया था। तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, गीत गाया क्या लिखा था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ये 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन ने किसानों के ऊपर जो है अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, और नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जी इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। और नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा गीत तो लिखते हैं लेकिन पंचीड़ा नहीं, वो जो गीत था उसका नाम था अर्जी। क्या नाम था उसका? अर्जी गीत। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, ये दाबी हत्याकांड जो है कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ये बूंदी का जो किसान आंदोलन था उससे जुड़ा हुआ था। इसके बाद में जो है ये जो डाबी हत्याकांड हुआ उसके लिए एक जांच आयोग बनाया जाता है जो सरकार बनाती है। उसके अंदर पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल होते हैं, ये नाम 3 लोग। और ये जो आपका बूंदी आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। एक हिंडोली सम्मेलन भी हुआ था 5 अक्टूबर 1936 को। हुडेश्वर मंदिर है, वहाँ पर 500 से ज़्यादा गुज्जर और मीणा जो है वो इकट्ठे होते हैं, और सरकार जो है कई मांगे जो है इन किसानों की स्वीकार करती है। चलो आगे बढ़ते हैं, पटेल जी आ जाते हैं। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। के एम मुंशी को रियासती सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में था। और पूछा है कौन सा असत्य कथन है। तो पहला जो स्टेटमेंट है 5 जुलाई 1947 को जो पटेल जी की अध्यक्षता में सचिवालय की स्थापना हुई रियासती सचिवालय की, ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर के एम मुंशी की जगह थे आपके वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन थे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और इसका मुख्यालय जयपुर में हो सकता है क्या? कहाँ था? दिल्ली में था। ठीक है, तो बी और सी गलत है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन दूसरा है, तो दूसरा सही है। कुछ सुमेलित करवा रहा है, फेज दे रखा है, और आपके राज प्रमुख दे रखा है। पहला फेज उदयभान सिंह, गणेश पाल। दूसरा फेज भीम सिंह, बहादुर सिंह। तृतीय, अच्छा, राज प्रमुख और उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। हाँ, एकीकरण का क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम देखते हैं पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण तक का पूछा है। पहला चरण जिसे मत्स्य संघ जिसमें बना 18 मार्च 1948 को, उसके अंदर धौलपुर के जो राजा उदयभान सिंह थे वो बनते हैं आपके राज प्रमुख, और करौली के गणेश पाल जो है वो उपराज प्रमुख बनते हैं। तो पहला तो सही लग रहा है। दूसरा जो है उसके अंदर आपके बनते हैं राजस्थान संघ के अंदर जो भीम सिंह कोटा के थे, और जो बहादुर सिंह आपके बूंदी के थे। तो ये उपराज प्रमुख यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तीसरा जो चरण था उसके अंदर आपके भूपाल सिंह जी जो मेवाड़ के थे वो बनते हैं राज प्रमुख। और गोकुल लाल तो कभी नहीं बने, ऐसे तो कोई राजा हुए थे क्या अपने? नहीं।
तो यहाँ पर जो भीम सिंह है वो बनते हैं आपके उपराज प्रमुख। अच्छा, इसकी डेट 18 मार्च, इसकी 25 मार्च, इसकी 18 अप्रैल। जो चौथा चरण है उसके अंदर आपके महाराणा भूपाल सिंह तो बनते हैं आपके आजीवन के लिए, जो क्या बोलते हैं, राज प्रमुख से ऊपर बनाया था उनको, नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा, लेकिन राज प्रमुख जो है वो सवाई मान सिंह द्वितीय बनते हैं, और जो भीम सिंह है वो आपके वरिष्ठ राज प्रमुख बनते हैं। ठीक है। 30 मार्च 1948 को जब से राजस्थान दिवस जो है इसको घोषित किया गया था, चेतर शुल्क एकम, है ना। तो ये जो तीसरा है वो यहाँ पर अपना आंसर हो जाता है। बाकी ये सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय के लिए शंकरदेव समिति के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से सदस्य शामिल थे? आर के सिधवा, एस पी सिन्हा, टी सी पुरी, प्रभु दयाल। तो वैसे तो आप क्या ही क्लास ले रहे होंगे, मेरी क्लास तो कोई नहीं लेता, यहाँ तक भी बहुत कम लोग आए होंगे। आर के सिधवा और प्रभु दयाल मैंने ये पिछली क्लास में बताया है राजस्थान के एकीकरण में। तो ए और डी, और शंकरदेव, डॉक्टर शंकरदेव थे इसमें, ए और डी वाला ऑप्शन तीसरा। ये डबल टाइप हो गया क्या? चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। मत्स्य संघ की कौन सी रियासत लोकमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होने की इच्छुक थी? अब ये बताइए, आपको ये तो सबको पता होगा ना, कौन सी थी? जो यहाँ पे लिखी नहीं है, धौलपुर जो है लास्ट तक उधर जाना चाहती थी। वृहद राजस्थान जो चतुर्थ चरण होता है उसमें मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? चौथा चरण जिसके अंदर आपके जयपुर में राजधानी बनाई गई थी, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन जो है वो उसके अंदर नहीं आते हैं? तो वेदपाल त्यागी, सिद्धराज ठड्डा, रघुवर दयाल और शोभाराम कुमावत। अब देखो, मंत्रिमंडल तो मुझे भी याद नहीं है, और ये तीनों नाम मैंने भी आज ही देखे थे, लेकिन मेरे को पता है कि ये इसके अंदर थे। पर शोभाराम कुमावत मैंने ऑप्शन इसलिए डाला है कि ये आपको पता होना चाहिए, जो मत्स्य संघ है उसके प्रधानमंत्री थे, और मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में चतुर्थ चरण में नहीं मिलाया गया था। तो शोभाराम कुमावत जो है वो इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जामिनर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाता है तो वो आपको ऑप्शन भी वैसे ही देता है ना। तो ऐसे घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में प्राचीन राजस्थान में अपन पहुंच चुके हैं। सही विकल्प का चयन करना है। ये सभ्यता बेड़ज नदी के तट पर थी। अघाटपुर धूलकोट जो है इस सभ्यता के अन्य प्रसिद्ध नाम है। यहाँ से लाल काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास, वी एन मिश्र, बी के थापर, एच डी सांकलिया इसके उत्खनन कार्य से संबंधित थे। बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? आयड़। ठीक है। तो बेड़च, आयड़, आहड़, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, बेड़च नदी के किनारे है ना, या जो आहड़ नदी है उसके किनारे है। दूसरा है, इसके जो पुराने का नाम जो है वो अघाटपुर या आठपुर, है ना, या फिर स्थानीय नाम इसका धूलकोट है ना। और यहाँ से लाल काले मृदभांड जो है वो भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इनको गोरे या कोठे कहा जाता था। और ये जो इसका उत्खनन वाला दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। और आप ऑप्शन देखोगे तो भी ऐसा है कि ऐसा कोई मिल नहीं रहा है कि चारों जो है इसके अंदर सही हो, बस यही वाला बैठ रहा है ए बी सी जो हमने देख लिया। तो अक्षय कीर्ति व्यास, वी एन मिश्र, बी के थापर ये जो है किसे जुड़े हुए थे? आपके आर्ट से जो उत्खनन करता थे वो अक्षय कीर्ति व्यास बिल्कुल जुड़े हुए थे। बी एन मिश्र जुड़े हुए थे। बी के थापर ये तो भैया आपने यदि कालीबंगा पढ़ा है तो उधर थे, है ना। एच डी सांकलिया भी इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा तो क्या ही थे, बस हो गए, है ना। बी के थापर जी जो थे ये आपके कालीबंगा से जुड़े हुए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है भाई। एलपी टेसीटोरी इस सभ्यता की जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दूसरा है, इसके दोनों भाग दुर्ग व निचला नगर पृथक पृथक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। गोपीनाथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी थी। और चौथा ऑप्शन है, यहाँ के उत्खनन में 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई थी। तो तीसरा जो है ये गोपीनाथ शर्मा वाला वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या कह दिया, तीसरी राजधानी। लेकिन जो दशरथ शर्मा थे वो ऐसे बोलते हैं, देखो ऑप्शन भी गोपीनाथ शर्मा लिखा हुआ है तो ऐसे लगेगा शर्मा ही थे, है ना। तो शॉर्टकट से भी याद नहीं की जाती कुछ चीज़ें। तो दशरथ शर्मा जो है वो कालीबंगा को जो है
सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा देते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है ना। आगे चलते हैं। शिलालेख में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन ज्ञात प्रयोग किस में मिलता है? तो सबसे पहले कहाँ राजस्थान लिखा हुआ मिलता है? सबसे पहले मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख। ये कहाँ से मिला? 625 ईस्वी का है ये, और ये मिला है सिरोही से। कहाँ से मिला है? सिरोही से। ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान या राजस्थानादित्य ऐसा कुछ लिखा हुआ इसके अंदर मिलता है। और ये कोई शेमकरी माता का मंदिर था, वहाँ से मिलता है सिरोही में। और इसके अंदर जो चावड़ या चावड़ा के जो राजा है वर्मलात, उसकी जानकारी मिलती है। और इसके अंदर बताया गया है कि रज्जुल जो है आबू का सामंत था। रज्जुल क्या था? आपके आबू का सामंत था। और ये पहली ऐसी जानकारी है जिसके अंदर जो सामंती व्यवस्था है उसकी जानकारी मिलती है। तो ये कुछ आपकी जानकारियाँ थी बसंतगढ़ अभिलेख से। अब इसके अंदर जो आपके बडली अभिलेख दिया हुआ है, तो बडली अभिलेख अजमेर से मिलता है 443 ईस्वी के अंदर। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात अभिलेख है और बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। और इसकी लिपि जो है वो ब्रह्मी है और भाषा जो है वो संस्कृत है। एक आपका और ऑप्शन है इसके अंदर बरनाला अभिलेख। तो जो ये बरनाला अभिलेख है ये जयपुर से मिलता है, 227 ईस्वी का है। और इसके अंदर धार्मिक अनुष्ठान जो है उनकी जानकारी मिलती है। एक ऑप्शन है आपका भ्रमर माता का अभिलेख। ये छोटी सादड़ी जो है प्रतापगढ़ में, वहाँ से मिलता है और ये 490 ईस्वी का है। गौर वंश और ओलिकर वंश की जानकारी ये देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है। आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आयड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। ये क्वेश्चन तो भाई आपको आना चाहिए, क्योंकि मेवाड़ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अल्लू राजा याद है क्या? अल्लू राजा से संबंधित बातें लग रही हैं क्या? अल्लट जो थे, जिनको अल्लू राजा भी अल्लू रावली भी कहते थे, है ना। तो इन्होंने क्या है, आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ में वराह मंदिर का स्थापना की और नौकरशाही की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी स्थापना मेवाड़ के अंदर करने वाले कौन थे? अल्लड़ थे। और इन सब की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। इसके अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दिए हुआ है। अहमद जो प्रधानमंत्री, संधि विग्रह जो आपके युद्ध और शांति का मंत्री, अक्षय पटलिक जो है आय का मंत्री, और एक जो वेद था उसको बोलते थे बिस गाधीराज, और एक होता था बंदीपति जो आपकी राजा जो है उनके स्तुति करता था, गुणगान करता था, है ना। आज भी है, नोएडा में बैठते हैं बंदीपति। पुस्तक और उसके लेखक का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है मंडन वास्तु मंजरी, यही गलत है। मंडन की किताबों के बारे में बात करेंगे। वास्तु मंजरी जो है ये आपके मंडन के जो भाई नाथा है उन्होंने लिखी थी। और मंडन की जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी? एक तो वास्तुसार थी, फिर देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन, है ना। फिर कान्हा व्यास, इन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। गोविंद ने कलानिधि, कुमार ने कामराज रतिसार लिखी। तो ये सारे जो है महाराणा कुंभा से रिलेटेड जो भी हैं उनके बारे में चीज़ें दे रखी है ना। ये जो आपके कान्हा व्यास ने जो एकलिंग महात्म्य लिखी, इसका जो पहला भाग था वो महाराणा कुंभा ने खुद ने लिखा था, जिसको राजवर्णन कहते हैं। और जो आपके गोविंद है, गोविंद जो है कलानिधि लिखते हैं। इसके अंदर जो मंदिर है उसके शिखर किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये मंदिर के जो मंडन है उसके पुत्र थे। ये मंडन मंडन के पुत्र कौन थे? गोविंद थे। तो गोविंद ने और भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, सार समुच्चय, है ना। सार समुच्चय क्या था? आयुर्वेदिक ग्रंथ था, जिसके अंदर आपके दवाइयाँ वगैरह जो औषधि वगैरह है दवाइयाँ क्या, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अपने महाराणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे, है ना। इनका अलग से भी आपको पढ़ना चाहिए। मैं अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर मेवाड़ का वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल जो कामराज रतिसार है ये इन्होंने लिखा था। और जो इसके साथ इनके और ग्रंथ थे, जैसे संगीत राज जिसके 5 भाग थे, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, हरिवार्तिक, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी थी। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध
कहा था। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल बदायूनी, आदर्शी लाल श्रीवास्तव और जेम्स टोड ने। जो अबुल फजल है, ये इसको खमनोर का युद्ध कहते हैं। बदायूनी जो है इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है। और जो आपके आसरदी लाल श्रीवास्तव है, ये इसको बादशाह बाग का युद्ध कहता है। और जेम्स टोड का तो आपको याद होगा, मेवाड़ की थर्मोपली ये कहता है। आगे है, किस शिलालेख में गुहिल वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये भी आप सबको याद होगा, सामोली अभिलेख। क्या ही टाइम लगाना, फट से सामोली अभिलेख की कहानी सुना देता हूँ। मेवाड़ के गुहिल वंश की सबसे पहली जानकारी यही देता है, ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा गुहिल जो थे वो आपके उनके जो पांचवे वंशज थे शिलादित्य, उसके टाइम का है ये। उसके अलावा जौहर माता जो है वहाँ से मिला है। और उस टाइम की जो जावर की खाने थी, वहाँ से तामार, जो बाकी जस्ता वगैरह वो मिलता था, उन सब की जानकारी सामोली अभिलेख से मिलती है। ठीक है। एक जो मेवाड़ के अंदर ही सारनेश्वर प्रशस्ति के बारे में हम बात कर चुके हैं। वहीं मानबोरी जो अभिलेख चित्तौड़गढ़ से मिलता है, वो क्या है, कर्नल जेम्स तोड़ चित्तौड़ से उठाता है और लेके जा रहा था, समुद्र में फिर फेंक दिया गया। उसमें मौर्य राजा जो हुए थे, महेश्वर, भीम, भोज, मान, इनकी जानकारियाँ थी। और आपके एक बूच कला जो अभिलेख है, वो जोधपुर से मिला है, 815 ईस्वी का है। ये पार्वती माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। और इसके अंदर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय जो था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन से सही सुमेलित नहीं है? किताब लिखी हुई है, लेखे लिखे हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन भैया आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना। नेहतरंग भीम सिंह, हमीरहट जोधराज, श्रृंगारहार हम्मेर, दत्तार वावनी दुरसा आढ़ा। तो पूछा क्या है इसने, कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत सुमेलित है वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो ये जो गला खराब नेत्रंग है, वो लिखी थी जो बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था। कौन? बुद्ध सिंह। किसने लिखी थी? बुद्ध सिंह ने लिखी थी। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर हमीरहट जो है जोधराज ने लिखी थी। और हमीर रासो भी बोलते हैं, है ना। हमीर हट जो है चंद्रशेखर नाम से एक राइटर थे, उन्होंने भी लिखी थी। आपके जो श्रृंगार हार है वो खुद हमीर ने लिखी थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। दातार बावनी जो है, ये जो है आपके कवि राजा बांकीदास, है ना। कवि राजा श्यामल दास थे ना। तो बांकीदास जो थे उन्होंने लिखी थी, दूसरा आधा ने नहीं थी। बावन से ही रिलेटेड दूसरा आधा ने लिखी थी, इसलिए ये क्वेश्चन में डाला हुआ है। आपके जो किरतार बावनी है वो दुर्साढ़ा ने लिखी। और राव सुल्तान कवित जो है वो दुर्साढ़ा ने लिखी थी। ठीक है। तो आपका ये ए और डी आपका गलत हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा। दूसरा जो है नहीं में आ जाएगा, सुमेलित नहीं है। शासकों और उन्हें दी गई उपाधियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शासक दिए हुए हैं और उनको दिए हुए हैं उपाधियाँ। मालदेव को हिंदू बादशाह, सांगा को हिंदू सुल्तान, सम्राट पृथ्वीराज को दलपुंगल, कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह। तो देखो, सबसे पहले मालदेव, मालदेव को क्या बोलते थे? हिंदू बादशाह बोलते थे। हिंदू बादशाह के अलावा इनको हसमत वाला राजा भी कहते थे, है ना। और जो सांगा है, सांगा की उपाधियाँ याद है क्या आपको? सांगा को हिंदू पत बोलते थे, है ना। सैनिकों का भग्नावशेष बोलते थे। हिंदू सुल्तान किसको बोलते थे? हिंदू सुल्तान बोलते थे भैया महाराणा कुंभा को। ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनकी बात हो रही है। दल पुंगल और राई पिथौरा इनको बोलते हैं, है ना। कर्ण सिंह जो है, इनको जंगल धर बादशाह कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है, ये यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो जंगलधर बादशाह है, ये उपाधि किसने दी थी, तो बीकानेर के राजा जो कर्ण सिंह है उनको ये उपाधि देने वाले थे चिंतामणि भट्ट। ठीक है। जोधपुर किस काल में खालसा शासन के अधीन रहा था? तो जोधपुर जो है उसके अंदर दो बार आपके खालसा के अधीन रहा था। खालसा का मतलब क्या है? जो सीधा जो राजा के अंदर। तो उस टाइम पे देखो मुगल शासन चल रहा था, है ना। उस टाइम पे दो बार ऐसा हुआ था कि जो मुगल सम्राट ने इसको
खालसा घोषित कर दिया था। एक तो राव चंद्रसेन जी की मृत्यु हो गई थी 1581 में, है ना, सारण की पहाड़ियों के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो। तो उनकी मृत्यु के बाद में जो अकबर था वो सीधा इसके ऊपर जोधपुर पर अपना अधिकार जमा लेता है और खालसा घोषित कर देता है। दूसरा, लगभग 2 साल बाद में ये होता है कि जो चंद्रसेन का बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह जो है उसको बना दिया इसका राजा। फिर जो है दूसरी बार औरंगजेब के टाइम पे ऐसे होता है कि जो अपने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम होते हैं वो मर जाते हैं, तो उस टाइम पे भी अ, इसमें खालसा जो है वो घोषित कर दिया जाता है। और अच्छा, मैं अटक क्यों रहा हूँ, मेरे को वो बात याद आ रही थी कि जो जसवंत सिंह प्रथम है उसको उनकी जो मौत हुई थी उस टाइम पे औरंगजेब कहता है कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, है ना। और एक और स्टेटमेंट है, आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। ये किस आपके दुर्ग के लिए कहा है और किसने कहा है, ये अगर आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो। अच्छा, फिलहाल जोधपुर किस काल में खालसा शासन के अधीन रहा था, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, 1581 से 83। और एक जो आपके जसवंत सिंह प्रथम का अगर ऑप्शन दिया हुआ होता तो वो आता आपके 1678 से 1707 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसके अंदर। बीकानेर के गंगा सिंह के संबंध में कुछ कथन है, सत्य कथन ढूंढना है। उनके शासनकाल के दौरान बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। दूसरा जो है, उन्होंने बीकानेर में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक शपथ जारी की। और उन्होंने आंग्ल अफगान और आंग्ल सिख युद्धों में अंग्रेजों की सहायता की। 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहे। तो भैया ये जो नरेंद्र मंडल बना था ना 1921 के अंदर, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है महाराजा गंगा सिंह थे। ये 1921 से 1925 तक इसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बीकानेरी भुजिया की शुरुआत, ये ऑप्शन दे रखा है, ये इनके टाइम पे नहीं, ये डूंगर सिंह के टाइम पे हुआ था। और दूसरा ऑप्शन कन्या भ्रूण हत्या का दे रखा है, तो ये जो रतन सिंह थे उनके टाइम की बात है। और आंग्ल अफगान और आंग्ल सिख युद्धों के अंदर जो सहायता की, तो इस टाइम पे राजा रतन सिंह थे, उन्होंने किया था, है ना। ये तो जो आपके विश्व युद्ध थे उसके अंदर गंगा सिंह ने योगदान दिया था। अच्छा, सेनापति और शासकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जेता कुंपा मालदेव, गोरा बादल रतन सिंह, आलाउदल पृथ्वीराज तृतीय, धर्म सिंह भीम सिंह हम्मीर। तो ये कुछ ऐसी बात आ जाती है कि भैया जो अपने वीर हुए हैं, है ना, जो शहीद हुए हैं, और जिसके अंदर जो विजेता से ज़्यादा जो हार गए थे और जो आपके शहीद हो गए थे उनकी चर्चा हुआ करती है। तो वैसे वाला क्वेश्चन है, काफ़ी पूछे जाते हैं ये सारे के सारे ही पेयर जो हैं, है ना। तो आला उदल जो है इसके अंदर आपके सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आला उदल जो है ये परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, है ना। मालदेव के तो जेता कुंपा थे। और ये जो है आपके गिरी सुमेल युद्ध जो जेतारण के अंदर होता है शेरशाह सूरी के खिलाफ, उसके अंदर जो शेरशाह सूरी जो लोमड़ी की चालाकी दिखा के मालदेव को पत्र लिख के वहाँ से जोधपुर वापस भेज देते हैं, और फिर जेता कुंपा वहाँ पर लड़ते हैं। इन पर वो आरोप लगाते हैं कि जेता कुंपा तो है युद्ध के टाइम पे शेरशाह सूरी से मिल जाएगा, ऐसा कुछ लेटर वगैरह, है ना। गोरा बादल आपको पता है रतन सिंह, ठीक है, जो खिलजी के खिलाफ जो मेवाड़ का पहला साका हुआ था उसके टाइम पे। और जो आपके धर्म सिंह और भीम सिंह है वो हमीर के थे, है ना। जो 1301 के अंदर वही अलाउद्दीन इधर आक्रमण करता है और जो साका होता है ना। तो इसके अंदर जो भीम सिंह है वो अपने वीर गति को प्राप्त करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो इस साके के अंदर इसके सेनापति पूछ लिए जाते हैं भाई आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उलूग खां और नुसरत खां, ध्यान रखना है ना। और जो आला उदल है वो पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ लड़ रहे थे, पृथ्वीराज तृतीय के जो है सेनापति नहीं थे। तो ये वाला जो युद्ध हुआ था वो आता आपके परमार्दी देव चंदिल के साथ, जो महोबा का युद्ध के नाम से जाना जाता है ना। तो ये पृथ्वीराज तृतीय ने तो इनको शहीद किया था, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैंने नहीं बताया क्या, वैसे बता तो दिया लेकिन टिक नहीं किया, आला उदल ये वाला गलत है ना।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 में, राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद 1928 में, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1931 में, बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद 1942 में। दो चार की बातें तो मैंने कर ली थी भाई, है ना। तो मतलब चार तो ऑप्शन ही है, चार की तो नहीं की थी, लेकिन ठीक है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की हमने बात की थी, 1927 के अंदर बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना होती है ना। और राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद है, उसकी स्थापना जो है आपके 1928 के अंदर होती है। और जो बीकानेर राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1942 के अंदर होती है। बच गया मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना क्या 1931 में हुई क्या? पहली बात तो यहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि तीन तो हमने सही बता ही दिए, तो चौथा तो यही बचता है, तो आंसर तो यही होना है। लेकिन मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद जो है, इसकी स्थापना 1929 के अंदर जो आपके जे नारायण व्यास जो हैं वो करते हैं। 1931 में तो मैंने आपको बताया था, जो मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद है उसका प्रथम अधिवेशन होता है, और चांदगढ़ शारदा जो है इसके पहले अध्यक्ष के रूप में आते हैं, है ना। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन के दौरान प्रजामंडलों को अपना समर्थन दिया गया था? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, हरिपुरा अधिवेशन, इसके अंदर नेताजी अध्यक्ष थे, है ना। आगे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य देखना है। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और अध्यक्ष जमनालाल बजाज के मध्य हुआ था। आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र और अन्य नेताओं द्वारा किया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तों के तहत जयपुर रियासत भारत के किसी भी विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगा। तो देखो ये वाला जो नाम है, ये यहाँ पे गड़बड़ है। कौन थे? शास्त्री जी थे, हीरालाल शास्त्री। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है? 1931 के अंदर। कौन करता है? हमने जो क्या बोलते हैं, कपूर चंद पाटनी जी जो थे वो इसकी स्थापना करते हैं। और आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? जयपुर के जो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और जो प्रजामंडल के अध्यक्ष शास्त्री जी जो थे उनके बीच में होता है, हीरालाल शास्त्री जी के बीच में। और इसके अलावा अब जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो बाबा हरिश्चंद्र जो है राम जी को गुलाब चढ़ाते हैं, है ना। तो कैसे चढ़ाते हैं? आज़ाद मोर्चा बनाकर, ठीक है। तो गुलाब चढ़ाने का मतलब क्या है? तो बाबा हरिश्चंद्र थे, वो दौलत के लिए राम जी के गुलाब चढ़ाते हैं। रामगढ़ जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। तो ऐसे ही नाम याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर ये बात होती है कि भाई जयपुर रियासत जो है वो इनको गिरफ्तार नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है उधर आपके वो नहीं करेगा। उसके अंदर जो आपका 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके अंदर तो ये नहीं जाएंगे। और उधर से जो है ये आपकी जो रियासत है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। पंडित हरि नारायण शर्मा से संबंधित नहीं है। तो पंडित हरि नारायण शर्मा जी जो थे उन्होंने क्या क्या बनाया था? वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, हिंदी साहित्य समिति, आदिवासी संघ। देखो सिमिलर क्या क्या लग रहा है? वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता, आदिवासी एक जैसे लग रहे हैं, तो ये सारे काम तो शर्मा जी ने किए थे। हिंदी साहित्य समिति जो है इन्होंने नहीं स्थापित की थी। तो हिंदी साहित्य समिति जो है जगन्नाथ दास ने की थी। किसने? जगन्नाथ दास ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ से? भरतपुर से की थी। तो जो आपके शर्मा जी थे उन्होंने क्या किया था? दलित और आदिवासियों के लिए वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ और आदिवासी संघ जैसी संस्थाएं बनाई थी। और जो आपके हरि नारायण शर्मा है, इनका ध्यान रखना, ये जो है अलवर प्रजामंडल के जो प्रमुख संस्थापक थे उनके अंदर एक थे। भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया? कोटा, अलवर, भरतपुर, बीकानेर। देखो अलवर वाले तो बिल्कुल नहीं गए थे, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? अलवर। तो जो महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर जो हुआ, उसके अंदर अलवर ने, और जो जयपुर है, जयपुर प्रजामंडल है, उसने नहीं भाग लिया था। जयपुर में तो अभी प्रजामंडल की वो जो जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात की थी, लेकिन जो आज़ाद मोर्चा है उसने भाग लिया था। बाकी कोटा ने तो जो गदर में जाया था, है ना।
उसकी अलग से क्लास में मैंने बात कर रखी है, आप अगर जानना चाहो तो। हाँ, भरतपुर, बीकानेर, इन सब ने खूब पार्टिसिपेट किया था। मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन था 1941 का, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपके पास ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जेबी कृपलानी, विजय सिंह पथिक। तो मेवाड़ प्रजामंडल पहली बात तो बना कब था? ये आपके 1939 के अंदर बनता है, और इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1941 के अंदर होता है, और इसके जो उद्घाटन किया जाता है पहले अधिवेशन का, वो जेबी कृपलानी के द्वारा किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। ठीक है। जो इसके अंदर जो खादी प्रदर्शनी होती है उसका उद्घाटन करती है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। और आपके जो है इसके जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष से कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष थे भूरेलाल बयां। उसके अलावा जो है भूरेलाल बयां के बारे में कुछ बातें कि इनको सराड़ा किले के अंदर नज़रबंद रखा गया था, जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी भाई 1942 में। ये तो स्टेटमेंट वाली बात है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो है उसकी 22 जुलाई 1942 को जो है रघुवर दयाल गोयल के द्वारा स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? बीकानेर रियासत के अंदर महाराजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन का स्थापना करवाना, और जो नागरिक अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, वो सिटीजन राइट्स जो हैं वो दिलवाना। अच्छा, जो और अगर चीज़ें आपसे पूछ ली जाए जो बीकानेर के राजनीतिक संगठनों के बारे में, तो आप क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? जो सर्वहितकारिणी सभा के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 1907 के अंदर कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा बनाई गई थी। फिर बीकानेर प्रजामंडल, विद्य मघाराम, मुक्ता प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य जो पहली महिला थी किसी संस्थापक सदस्य के रूप में, और रघुवर दयाल गोयल। और जो बीकानेर प्रजा मंडल जो बना था वो राज्य के बाहर बना था। कहाँ पे बना था? कोलकाता के अंदर बना था। और एक ये बीकानेर राज्य परिषद की हमने बात की। एक जो है एक इसके अंदर जो है बीरबल दिवस मनाया गया था 1 जुलाई 1946 के अंदर। क्या पुलिस फायरिंग हो गई थी? ये जो बीकानेर राज्य परिषद है इसका जुलूस चल रहा था, उसमें पुलिस फायरिंग होती है, उसमें बीरबल जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो उसकी याद के अंदर 17 जुलाई जो है 1946 को बीकानेर के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल, देखो मैं एक बार आपको सारे ही याद करवा देता हूँ। जे जयपुर और बूंदी के लोग महाराष्ट्र की बीड़ी पीते हैं, और मिस एबीसी को काकीसा रोकती है। ठीक है। ये काकीसा लग ही नहीं रहा, मैं रोक के लिख लूँ क्या? हाँ, अब थोड़ा काकी सा लग रहा है ये, है ना। फिर इसके बाद में आपको एक और लाइन ध्यान रखनी है कि कबड्डी में, कबड्डी तो ऐसे लिख दूँ, कबड्डी में प्रताप जैसा झाला कोई नहीं देता। ठीक है। ये लाइन आप ध्यान रख लेना कि जयपुर और बूंदी में महाराष्ट्र की बीड़ी पीते हैं मिस एबीसी को। ये सी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मान लेते हैं ये सी है ना। मैथ पढ़ते होंगे ना, पढ़ी होगी बचपन में। हाँ, तो काकीसा जो है मिस एबीसी को रोकती है, और कबड्डी में प्रताप जैसा झाला कोई नहीं देता। ठीक है। इसके बाद में आप कुछ नंबर याद करना। नंबर दूसरे कलर से लिखते हैं। ये है 31, ये है आपका 34, ये है आपका 36, ये है आपका 38, ये है आपका 39, फिर आपके जो आते हैं 42, 43, 44, 45 और 46। देखो यहाँ से 32 33 में कुछ नहीं होता, 35 में कुछ नहीं होता, 38 के अंदर होता है लेकिन 37 में कुछ नहीं होता, फिर 40 और 41 दो आपके ब्लैंक रह जाते हैं, है ना। बाकी फिर कंटिन्यू 46 तक।
ठीक है, तो ये जो ABCD मैंने लिख दी, इसका मतलब क्या है? जयपुर और बूंदी मैंने बोला, तो जयपुर और बूंदी बनता है 1931 में। 1934 के अंदर जो है आपके मारवाड़ और हाड़ौती की जो प्रजामंडल है उनका गठन किया जाता है। फिर आ जाता है आपका बी से बीकानेर, डी से धौलपुर 36 के अंदर। फिर मिस ABC के अंदर आप ध्यान रखो, M से आपका मेवाड़ हो गया, S से आपका शाहपुरा, ABC से आपको पता होगा, आप एकीकरण वगैरह में पढ़ते हो, आपने जो मत्स्य क्षेत्र है उसके अंदर ABCD यूज करते हैं, तो डी तो पहले ही बन गया था धौलपुर तो 36 में, तो अलवर, भरतपुर और करौली यहाँ पे 39 में बन जाता है। फिर काकीसा से क्या आ गया? का से कोटा, की से किशनगढ़, सह से सिरोही, ये बन जाते हैं 1939 के अंदर। फिर कबड्डी के अंदर क्या आ जाता है? कबड्डी में के से आ जाएगा आपका कुशलगढ़, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, पी से प्रतापगढ़, जे से जैसलमेर, और लास्ट वाला चीज जो है वो झालावाड़। झालावाड़ लास्ट प्रजामंडल है जो 1946 में बना था। ठीक है, तो ये छोटी सी एक ट्रिक है, इससे आपके 1 नंबर का काम तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा। अच्छा, ये अगले पेज में भाई पेन ऐसे नहीं चल रहा, बीच में ये ब्लैक आ गया। हाँ, आगे नहीं आ रहा, ये मेरे को आज ही पता चला है। चलो, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, हम इसको रफ कर लेते हैं, मैं रोक के करता हूँ, टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, तो क्या पूछा है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की? तो हाड़ौती यहाँ पर आया था, MH हाड़ौती, मारवाड़ और हाड़ौती कब? 1934 के अंदर। तो 1934 वाला ऑप्शन ए किया है, नैनूराम शर्मा। तो ये तो तुक्का लग गया, बाकी आपको ध्यान रखना है ना? तो इनके जो संस्थापक है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? नैनूराम शर्मा। इनके साथ जो है हाजी फैज मोहम्मद भी जुड़े हुए थे। ठीक है, और जो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है हाजी फैज मोहम्मद को बनाया गया था। और ये क्यों आया था? वही बेकार प्रथा वगैरह है ना, वो सब चीज़ों के खिलाफ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में प्रजामंडल और स्थापना वर्ष सही सुमेलित है? तो भैया ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो मारवाड़ 34 के अंदर, गलत। मेवाड़ 38 में, सही। शाहपुरा 38 में ही तो हुआ था, मिस यहीं पे तो आई थी, तो ये गलत। उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता, तो कौन सा सही है? ओनली सेकंड सही है। एक तो ये मार्क करना, अच्छा मैं ये भी तो यूज कर सकता हूँ, आपसे ऐसे हाईलाइट कर देंगे, पर उसमें टाइम लगता है। किस रियासत के प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरदायी शासन की मांग को प्रमुखता से रखा था? आपके ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, कोटा। देखो, जयपुर वाले तो सरेंडर कर चुके थे, है ना? हाँ, बाकी के अंदर तो चल रहा था, वो चल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। लेकिन जो मेवाड़ वाले थे ना, ये प्रोएक्टिव हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि इनके जो लीडर थे ना वो बहुत खतरनाक थे, जैसे माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया जो बाद में सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे। तो इन लोगों ने क्या है, साफ कहा कि भाई सॉरी, अंग्रेजों के साथ आप पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लो, और पूरी तरह से जो उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना करो। अब जो सरकार है ऐसे में क्या करेगी? इनको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। तो ऐसा हुआ था। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो सबसे पहले उत्तरदायी शासन है वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था छापरा के अंदर, है ना? तो वहाँ के महाराजा तो सुदर्शन थे, और जो आपके प्रधानमंत्री उनके थे वो गोकुललाल आसावा थे। ठीक है, और जयपुर की तो बात ही क्या करनी, जेंटलमैन एग्रीमेंट। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, ये सीटी लेवल के क्वेश्चन आ गए भाई, आ गए आपके, है ना? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मैं बता चुका हूँ, शोभाराम कुमावत। अच्छा, और ये हीरालाल शास्त्री, इनकी बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा क्या है अपना एक रिवीजन हो जाएगा, कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए वो भी हो जाएगा, है ना? पहले शोभाराम कुमावत से स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला अपना मत्स्य संघ बना था उसके अंदर ABCD थी और नीमराणा, ABCD मान लो ऐसे ही लिखा जाता है ना? भावनाओं को समझो। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और जो नीमराणा ठिकाना था वो इसके अंदर शामिल किया गया। जो अलवर के शोभाराम कुमावत थे इनको बनाया गया प्रधानमंत्री, अलवर में बनाई गई राजधानी। एनवी गाडगिल ने जो है
इसका उद्घाटन किया। डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। और राज प्रमुख जो है धौलपुर के उदयवान सिंह को, और उपराज प्रमुख जो आपके करौली के गणेश पाल जो थे उनको बनाया गया। ठीक है। उसके अलावा जो आपके हीरालाल शास्त्री है, ये अपने जो वृहद राजस्थान जो है चौथा चरण, जिसके अंदर जयपुर को मिलाया जाएगा, तभी तो वो आएंगे हीरालाल शास्त्री जी, तो है ना। तो उसके अंदर इनको बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और इस टाइम पे जो है इनके साथ और कौन कौन आ जाएंगे? इनके साथ आपके आ जाएंगे स्वाभिमान सिंह द्वितीय। ठीक है। और जो गोकुल लाल असावा है, इनको आपके प्रधानमंत्री कब बनाया गया था? जो सेकंड चरण था उसके अंदर इनको बनाया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा जो है जब मेवाड़ को लाया जाता है, तो जो तीसरा चरण होता है 18 अप्रैल 1900, सॉरी, हाँ 1900 की तो बात है 1948, मेरे को लगा 47 बोल चुका हूँ मैं। हाँ थक गया अरे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये कोई पूछने की बात है क्या? जय नारायण व्यास। बच्चों वाले सवाल। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? बताओ बताओ बताओ, बताए कितनी बार? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो तीसरा चरण था उसके अंदर कौन आए थे भैया? जो तीसरा चरण था उसके अंदर मेवाड़ शामिल हुआ था। मेवाड़ भारत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो सबसे बड़े प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसके अंदर जो है आपके महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और कोटावाली जो भीम सिंह जो कि द्वितीय चरण के अंदर आपके राज प्रमुख थे, तृतीय में उनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे दो, जो बहादुर सिंह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह आपके डूंगरपुर के। उसके अलावा जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे इसके अंदर गोकुललाल असावा। और प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी कहाँ पे थी? उदयपुर के अंदर थी। ठीक है। और डेट क्या थी? जो 30 मार्च चतुर्थ की थी। और उससे पहले जो है आपके 18 अप्रैल। ठीक है। डेट्स आप ऐसे ध्यान रखो, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। ये तो हो गई 1948 की, पहला दूसरा तीसरा। फिर जो चौथा चरण आता है उसके अंदर आती है आपकी 30 मार्च। ठीक है। पांचवा चरण आता है आपका 15 मई। ये आ जाती है आपके 1949 की। फिर आपके 26 जनवरी 1950 का आपको पता होगा, है ना। ये आ गया आपका छठा चरण। और सातवां तो 1 नवंबर आप सबको पता है ही है। ठीक है। तो डेट्स याद रखना आसान है। हाँ मैं बोलने में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इस तरह से आप वापस से याद कर सकते हो और कर सकते हो। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। ठीक है। ये 1948 की। 49 के अंदर दो डेट, 30 और 15। ठीक है, आधा कर लो। फिर 26 जनवरी 1950 ध्यान है, 1 नवंबर आपको सातवां चरण ध्यान है। ठीक है। तो ये हो गया। संयुक्त वृहत राजस्थान पंचम चरण का गठन कब हुआ? ये लो आ गया क्वेश्चन। पांचवा चरण कहाँ पे है? यही है, 15 मई 1949 को। भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 2-3 बार बताया था मैंने, गोविंद गुरु। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? देखो सागरमल गोपा तो हो ही नहीं सकते बेचारे, है ना। फिर आगे देखते हैं, 1945 में मीठालाल व्यास सोचते हैं। 1946 में तो झालावाड़ सबसे लास्ट में बना था। उससे पहले झाला जैसा झाला प्रताप जैसा झाला, तो जैसा उससे पहले आ रहा था। 1939 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन क्या बचता है? 1945। अगर नाम नहीं ध्यान तो भी मीठालाल व्यास पे आप क्लिक कर सकते हो। इसलिए आधी जानकारी भी काम आती है, लेकिन पूरी जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। तो जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना आपके 15 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसकी स्थापना रियासत के बाहर की गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो भैया सागरमल गोपा जिनको भाई जेल में जिंदा जला दिया, ऐसी हालत है, वहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये बाहर वाले आपको ध्यान रखना है भाई। जो आपके जैसलमेर प्रजामंडल है इसकी बाहर हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता के अंदर हुई थी। अच्छा जैसलमेर का मैंने आपको बताया नहीं ना, जोधपुर के अंदर हुई थी इसकी, है ना। बाहर कहाँ हुई थी? जोधपुर में। बीकानेर की कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। फिर जो भरतपुर है उसकी हुई थी आपके रेवाड़ी के अंदर, है ना। उसके अलावा जो सिरोही है उसकी हुई थी आपके बम्बई के अंदर।
और जैसलमेर की हमने बात करी ली, 4 जो ये प्रजामंडल थे उनकी राज्य के बाहर स्थापना होती है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये डाला है मैंने वन लाइनर में। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये है कांतली नदी के किनारे। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीमका थाना के पास में एक नदी बहती है, कांतली नदी, उसके पास में है। और ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ पर जो है इसको, जो गणेश्वर सभ्यता है, इसको भारत के अंदर जो ताम्र युगीन जितने भी संस्था है उनकी जननी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ से बहुत भारी मात्रा के अंदर तांबे के अवशेष यहाँ से मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, चूड़ियाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे 99% प्योर जो है तांबा मिलता है। आज भी वहाँ पे तांबा खूब मिल रहा है ना। हाँ, तो इसके अलावा जो है यहाँ के जो भवन हैं वहाँ पे ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया, और बाढ़ के बचाव के लिए जो है पत्थरों का बांध बनाया हुआ यहाँ से मिलता है। और यहाँ पर एक अलग ही चीज़ मिलती है, करपीण वर्णी बोलते हैं उसको, है ना। तो करपीण वर्णी मृदभांड यहाँ से मिलते हैं, काले और नीले भूरे जो चित्र वाले जो मृदभांड है ना, जो मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मिलते हैं, है ना। अच्छा, फिर और कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जो लूनी नदी है यहाँ से तिलवाड़ा सभ्यता, है ना, बालोतरा के अंदर। आपके बनास, बनास की जो सहायक नदी बेड़च आयड़ है ना, वहाँ पर आयड़ सभ्यता, आहड़, है ना। और किलूंड सभ्यता राजसमंद के अंदर बनास नदी पर। और जो साबरमती जो नदी है इसके पास, तो कोई सा है क्या, मेरे को तो याद आ नहीं रहा। सांबी का जरूर याद आ रहा है, जहाँ पे जोधपुरा सभ्यता है, कोटपुरली बहरोड, जयपुर, जयपुर में पहले, है ना। कोटपुरली बहरोड में चला गया आजकल वो। मैं साबरमती का तो मेरे को याद नहीं आ रहा। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो कौन थे भाई? सज्जन सिंह, स्वरूप, फतेह, शंभू। तो भाई आपने सुन लिया होगा। चलो, महाराणा सज्जन सिंह जो है वो 1857 के, सॉरी, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह नहीं थे, कौन थे? स्वरूप सिंह जो थे वो आपके 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है। ये 1842 से लेकर 1861 तक रहते हैं, है ना। तो ठीक है, इस इनके बारे में और काफ़ी सारी बातें हैं। जो स्वरूप सिंह जो है वो 40 जो अंग्रेज हैं उनको शरण देते हैं, जंग मंदिर के अंदर रुकवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलो ठीक है, 2 मिनट और लगेगी, 1.5 घंटा ही तो होगा। मैं कुछ और 1857 की क्रांति के बारे में बातें कर ही लेते हैं। जो ये थे ना, ये आपने आपको मैंने बताया था कि उधर जो नीमच छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? 3 जून को हुआ था, है ना। तो नसीराबाद में 28 जून को हुआ था, 28 मई को हुआ था, सॉरी, है ना। फिर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो है 3 जून को इधर हो जाता है। तो वहाँ से जो 40 अंग्रेज अधिकारी भागते हैं, पहले तो उनको एक किसान होता है रोगाराम, वो डुंगला गांव के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर शरण देता है। फिर वहाँ से जो यहाँ का मेवाड़ का जो पीए होता है, पॉलिटिकल एजेंट जो होता है, वो लेके जाता है, सावर्स उसका नाम होता है, वो लेके जाता है स्वरूप सिंह के पास। फिर स्वरूप सिंह जो है उनको जग मंदिर के अंदर रखता है। जग मंदिर कहाँ है? पिछोला झील के अंदर है ना। और उनको वहाँ पे रुकाता है। महाराणा स्वरूप सिंह जो है दीवाना था अंग्रेजों का, और उन्होंने जो है स्वरूप से ही सिक्के चलाए। उन्होंने दोस्ती लंदन नाम के जो है सिक्के चलाए, है ना। तो इतनी दीवानियत थी ब्रिटिश लोगों के लिए इनके प्रति। उसके अलावा यदि आपसे कोई पूछ ले कि मारवाड़ के उस टाइम पे कौन थे, तो तख्त सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय थे। और कोटा का भी राम सिंह द्वितीय ही नाम है ना। तो वो महाराव लगाते थे और ये सवाई लगाते थे, है ना, जयपुर वाले। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह, जो सरदार सिंह भाई, ये भी थोड़े से खतरनाक थे। इन्होंने वैसे देखो तात्या टोपे को भी 10 घोड़े दिए थे, मैंने बताया था। लेकिन ये जो है इतने सहयोग कर रहे थे, हरियाणा तक गए थे और जो है अंग्रेजों की मदद की थी इस क्रांति के अंदर। भरतपुर के जो महाराजा था जसवंत सिंह भाई अल्ट्रा लीजेंड प्रोमैक्स थे। ये अंग्रेजों से जो है संधि भी करते हैं, अंग्रेजों को धोते भी हैं, है ना। और जो धौलपुर है वो थे महाराजा भगवंत सिंह। और करौली के जो थे महाराजा मदनपाल सिंह, जो मदनपाल सिंह कोटावाड़े थे ना उधर आपके, राम सिंह द्वितीय, उनको आके घेर लेते हैं जयदयाल और वो जो रिसालदार मेहराब खान,
है ना, हालत ख़राब कर देते, फिर मन तो समझौता करवाता है और वो अंग्रेज़ों को आना पड़ता है। मदन पाल जो है उनकी जो है तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है, 17 से 21 और उधर 17 से 11 कर दी जाती है कोटा वाले की, है ना। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। तो अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो वो बाकी सब में मिल जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक चीज़ें मैं छोटी छोटी क्लास बनाता हूँ, आधे घंटे की, 45 मिनट की मैक्सिमम इतनी, है ना। उसमें वन शॉट रिवीजन किसी भी टॉपिक का हो जाता है। यहाँ तक तो वैसे मुझे उम्मीद कम ही रहती है लोगों से, आपसे, कि आप यहाँ तक सुनोगे मुझे। थोड़ा बोरिंग हूँ, वैसे चुटकुले वगैरह मैं मार सकता हूँ, पर एक तो बात ये है कि मैं आपको नज़र नहीं आता, दूसरी बात ये है कि चुटकुले, कहानियाँ, किस्से, इनसे आपका टाइम वेस्ट होता है ना। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, एंटरटेनमेंट के लिए स्टैंड अप कॉमेडी ही ठीक है, मूवीज़ ठीक है, कई शोज वगैरह होते हैं, रील्स, उनमें ही काफ़ी टाइम दे देते हो। तो पढ़ाई के लिए यदि यहाँ पे कोई आ रहा है तो मैं क्यों ना उनको पढ़ाई करवाऊँ। बाकी कॉमेडी का मुझे भी शौक है, स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकता हूँ, बचपन से करता आया हूँ, स्टेज पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ जो काम कर रहे हो वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसा मुझे सिखाया गया है। ठीक है, तो अब फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छा लगा है तो बाकी जो दुनिया है, दुनिया जहान में जो लोग हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, और दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। एक बार में तो याद हुआ नहीं होगा। हाँ, आप दूसरी बार में स्पीड बढ़ाओ और लो और सीखो। ठीक है, और अगर कुछ कमियां हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताओ, मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और ठीक है, और तो क्या ही कहूँ आपसे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मैं तो खैर क्या ही आशीर्वाद दूंगा, वो ब्लेस जिससे भी आप मानते हो, जिससे आपको आशीर्वाद चाहिए, उनसे आपको आशीर्वाद मिले, वो आपका घर परिवार हो या फिर आपकी कोई आस्था हो, वहाँ से जो भी है आपके। अब मैं तो क्या बोलूँ मुझे क्या पता सुनने वाला कौन है, पर ठीक है, कोई ना कोई तो एक शक्ति होती है जिसको सब मानते हैं। जैसे हम भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई नास्तिक होता है, नास्तिक भी कहते हैं एनर्जी तो वो है। ठीक है, तो आप नेचर को मान रहे होंगे, पर जो भी है मैं भी थोड़ा नेचर की तरफ ज़्यादा हूँ। खैर, 2 मिनट ख़राब कर दी ना फालतू ठीक है, थैंक यू सो मच।